एक्सरे रिपोर्ट कागज पे दी जा रही है, एक्सरे फिल्म नहीं है। दूसरी पद पर बैठा व्यक्ति अपने मंत्रालय को नहीं संभाल पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके विभाग को न तो उचित फंड मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर निर्वाचन आयोग द्वारा अपने अधिकार और विधानसभा के चुनाव में भी बुरी तरीके से परास्त करने का काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस अभद्रतापूर्ण तरीके से उन माननीय विधायकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात किया। नमस्कार, मैं राजीव तिवारी। आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्र की एक ऐसी जानी मानी हस्ती जो कि राजनीतिक शख्सियत से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने जनता की सेवा के लिए हमेशा अपने आप को सामने रखा। मैं बात कर रहा हूं सुल्तानपुर के पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी से विधायक रहे श्रीमान अनूप संडा जी, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इन्हीं से बात करने आए हैं और उन्हीं से इनकी सारी जानकारी लेने के लिए आए हैं। सर, सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, वो भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए। कि मैं एक राजनीतिक परिवार से रहा। हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, लोकतंत्र रक्षक सेनानी रहे और समाजवादी आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से थे। तो बचपन से ही घर पे राजनीतिक माहौल देखा। समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े बड़े नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राजनारायण जी, दिनेश्वर मिश्रा जी, मोहन सिंह जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, मधु लिमये जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, इन सबको देखा अपने करीब से। एक अपने आप स्वाभाविक तौर पर रुझान समाजवादी धारा की राजनीति की तरफ हुआ और फिर 18-19 साल की उम्र से राजनीति में सक्रियता हुई। समाजवादी युवजन सभा में रहा, पहले जिले में पदाधिकारी रहा, फिर प्रदेश अध्यक्ष हुआ उसका और लगातार राजनीति का काम चलता रहा। तो सर, जब आप विधायक थे सुल्तानपुर में, तो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं इसको मानता हूँ कि सुल्तानपुर की जनता का वो सबसे गरीब आदमी, इसको हम सामाजिक तौर पे पायदान में सबसे अंतिम आदमी कहते हैं, उस आदमी के मन में मैं ये विश्वास पैदा करने में कायम रहा कि अनूप संडा हमारा अपना साथी है, हमारा अपना आदमी है। जो लोग दूसरे विधायकों के आवासों पर या उनके कार्यालयों में कदम रखने से भी घबराते थे, वो हमारे कार्यालय में निसंकोच और बेधड़क आते थे और अपनी समस्याएं कहते थे और उनके समाधान करने का भी प्रयास करता था। तो एक तो मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। और इसके अलावा जब हम सत्ता में रहे, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक रहे, तो क्षेत्र में विकास, जो ढांचागत विकास होता है, सड़क, बिजली, पुल, इन क्षेत्रों में काफी काम हुआ। हमारे 2012 से 2017 के कार्यकाल में 100 किलोमीटर नई पक्की सड़कें पीडब्ल्यूडी के द्वारा हम लोगों ने बनवाई। दर्जनों सड़कों को हम लोगों ने रिपेयरिंग कराई। हमारे 10 साल के कार्यकाल में 3 नए पुल गोमती नदी पर बनवाए, कटावा महमूदपुर घाट पर, फिर इमलिया खुर्द से मुंशीगंज घाट पर और कमनगढ़ से सिरवारा घाट पर। ये 3 पुल नदी पे बने। कई बिजली के सब स्टेशन लगे और इसके साथ साथ शहर में जो कुछ बड़ी समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर कार्यकाल समाप्त हो गया और वो समस्याएं जैसी की तैसी रह गई। निषाद समाज के लोगों की करीब 50 वर्षों से चली आ रही एक मांग थी कि उनकी सुल्तानपुर में बाध और मूंज कुटीर उद्योग है निषाद समाज का, और उसके मार्केटिंग के लिए उनके पास कोई मंडी नहीं थी। तो अपने कार्यकाल में मैंने जिलाधिकारी से बात करके उसके लिए जमीन आवंटित कराई, बहुत प्रमुख स्थान पर उस मंडी का निर्माण हुआ। दुर्भाग्य है कि फिर भाजपा की सरकार आ गई और वो मंडी करीब करीब निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है। काम अपने हिसाब से काफी हम लोगों ने कराए और उन लोगों के हित में कराए जिनके हित में 60 सालों में काम नहीं हुए थे, जिनकी तरफ आमतौर पर नेताओं की निगाह नहीं जाती थी। तो जो समाजवादी सोच थी उसके अनुरूप काम कराने का प्रयास किया गया
और हमें लगता है काफी हद तक मैं सफल भी रहा हूँ। सर, विधायक रहते हुए आपके जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण समय कौन सा रहा है? चुनौतीपूर्ण समय तो हर विधायक के लिए उसका चुनाव ही होता है, जी। लेकिन ये जरूर चुनौतीपूर्ण रहा है कि कई बार जब हम विपक्ष के विधायक हुआ करते थे जी। तो जायज काम जनता के जो होते थे उसको कराने में भी हमको इस भेदभाव का सामना करना पड़ता था कि हम विपक्ष के विधायक हैं और हमारी बात नहीं सुनी जाती थी। तो ऐसे मौकों पर संघर्ष करके उन कामों को कराने का प्रयास किया गया और बहुत सी दिन प्रतिदिन में ऐसी समस्याएं आती थी कि कोई बीमार है, इलाज के लिए उसके पैसे नहीं है उसके पास, मुख्यमंत्री सहायता कोष से धन दिलवाना चाहते हैं, वो धन मिलने में देर हो गई और इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। उन चीजों से भी बड़ी पीड़ा होती थी। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि जो सबसे बड़ी चुनौती एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए होती है, वो चुनौती होती है कि जनता के मन में विश्वास पैदा करना कि जिसको हमने अपना जनप्रतिनिधि चुना है वो हमारे लिए उपलब्ध है और उससे हम अपनी बात कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि उस कसौटी पे मैं 100% खरा उतरा हूँ। सर, ये जो पूर्व चुनाव अभी जो निकला है और अभी आने वाला जो चुनाव है, तो ऐसा कौन सा निर्णय रहा जिसे आप बदलना चाहेंगे इस बार? जो हमारा राजनीति का तरीका रहा उसी तरीके से ही हम राजनीति करेंगे। मैं अपने राजनीति के तरीके को नहीं बदलना चाहता हूँ। दबदबा और दबंगई से मैं हमेशा दूर रहा हूँ और आम जनता के बीच में आम जनता के ही तरीके रहा हूँ। फिर भी जब चुनाव आएगा तो चूंकि हमारा मुकाबला जिस विचारधारा से है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से, वो विचारधारा मायावी विचारधारा है जो अपने रूप, तरीके और नए नए तरीके के कुटिलताएं करके चुनाव जीतने का प्रयास करती है। तो इस बार हम लोग प्रयास करेंगे कि उन कुटिलताओं का शिकार ना हो हम लोग और जनता भी उनका शिकार ना हो और ये चुनाव समाजवादी पार्टी जीते और समाजवादी पार्टी की जीत के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सर, ये मौजूदा राजनीतिक हालात में समाजवादी पार्टी खुद को कहाँ खड़ा देखनी चाहिए इस बार? लड़ने जाए तो एक योजना रहे कि इस क्षेत्र में कहाँ विकास की जरूरत है, कहाँ जनता की क्या समस्याएं हैं और इन पदयात्राओं के द्वारा हम उस जमीनी हकीकत को देख रहे हैं। जो ये नए युवाएं हैं वो अगर राजनीति में आना चाहें तो सर उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी सर? कुल राजनीति में युवाओं को आना चाहिए और युवाओं ने ही हमेशा परिवर्तन किया है। स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष था उसमें ज्यादातर बलिदान, कुर्बानी और उसको ताकत देने का काम युवाओं ने ही किया है। भगत सिंह जब शहीद हुए तो उनकी उम्र कुल 23 साल थी। चंद्रशेखर आजाद की भी उम्र 30 साल के आसपास थी। अशफाक उल्लाह की उम्र भी 30 के नीचे थी। तो युवाओं ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ाने का काम किया है और देश में जब आपातकाल लगा था उस दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ था उसमें भी युवाओं की सहभागिता रही है। तो मेरा तो ये मानना है कि युवाओं को बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए और पूरा हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन अपने सिद्धांतों, विचारों और मूल्यों को बरकरार रखते हुए भाग लेना चाहिए। मात्र सत्ता के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। विचारों के द्वारा अगर सत्ता हमको प्राप्त होती है तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये जो अभी वर्तमान में जो विधायक बने हैं इनके कार्यों को सर आप कैसे देखते हैं? जनता पार्टी के मात्र एक ही विधायक नहीं, ज्यादातर विधायक और सांसद अहंकार और संवेदनहीनता के शिकार है। क्षेत्र में जनता से कोई जनसंपर्क नहीं है, आम जनता को मिलने के लिए कोई सुविधा नहीं है और बाकायदा सामंती युग के राजाओं महाराजाओं के तरीके काफिले के साथ ये जनप्रतिनिधि क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, जहां आम दुखी पीड़ित आदमी उन तक अपनी बात कहने का साहस भी नहीं कर पाता। हमारा ये मानना है कि ये झूठ, फूट और लूट की राजनीति की बदौलत सत्ता में आए हुए लोग हैं, जिनके दिमाग में ना विकास की कोई योजना है, ना
देश के 90% लोगों के कल्याण के लिए कोई विचार है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुनौती देने वाली विचारधारा और पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में इस प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण किया है, जाति विभाजन किया है और समाज की जो कमजोर जातियां कही जाने वाली सामाजिक दृष्टिकोण से, इसको हम लोग पीडीए कहते हैं, उस पीडीए समाज को पीड़ित किया है, दुखी किया है और अपमानित किया है। और समाजवादी विचारधारा लगातार उस पीड़ित, दुखी, अपमानित समाज की आवाज को उठाने का और उनके संघर्ष को सड़कों तक ले जाने का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में ये लड़ाई मात्र भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की नहीं है, बल्कि एक तरफ प्रभुत्ववादी मानसिकता है जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक है, और एक तरफ समाज के 90% लोगों के लिए लड़ाई लड़ने वाली समाजवादी विचारधारा है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि 90% लोग हैं जो इस सरकार में पीड़ित हैं और इस सरकार से किसान उबा हुआ है छुट्टा जानवर की वजह से, बिजली की कमी से, सिंचाई की दुर्व्यवस्था से, खाद न मिलने से, उसकी उपज के उचित मूल्य न मिलने से, नौजवान परेशान है बेरोजगारी से, पुलिस के अत्याचारों से, भ्रष्टाचार से, और व्यापारी तंग है अपने व्यापार की बदहाली से। इस सरकार ने जीएसटी के नाम पर जिस तरीके की लूट की है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, मुझे लगता है समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीड़ित है। और इसके साथ साथ देश की आजादी की लड़ाई के जो लाखों स्वतंत्रता सेनानी थे, वो शहीद रहे हों, क्रांतिकारी रहे हों या अहिंसा की विचारधारा से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लोग रहे हों, उन सबका सपना था कि भारत एक रहे, सर्वधर्म समभाव रहे और ये देश लगातार सबको साथ लेकर के चले और देश मजबूत हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और खास करके उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बयानों से, अपने कृत्यों से लगातार पीडीए समाज को अपमानित करने का और उनके ऊपर अत्याचार करने का काम किया है। तो उस संघर्ष को मजबूत करने के लिए और पीडीए समाज को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का हर वर्ग जो इस सरकार से उबा हुआ है, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेगा और माननीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो समाजवादी पार्टी के जो नेतृत्व हैं अखिलेश यादव जी, उनकी इस टाइम सबसे बड़ी ताकत आप क्या मानते हैं? उनकी ताकत पूरे प्रदेश के कोने कोने में फैले हुए वो करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो अखिलेश यादव की एक आवाज पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। और उसके साथ साथ जिस पीडीए समाज का हम संघर्ष कर रहे हैं, जिसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पीडीए समाज जो इस सरकार में दुखी, पीड़ित और अपमानित है, उसके अंदर जो आक्रोश है, इस सरकार को बदलने की जो इच्छा है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और अपने समाजवादी विचारों को लेकर के, अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं के दम पर और पीडीए समाज के मतों के आधार पर हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती, और न सरकार की उधर निगाह है, ये भी तो एक गुटबाजी है। तो भारत समाजवादी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक नेता अखिलेश यादव, एक विचारधारा समाजवादी विचारधारा और एक लक्ष्य पीडीए समाज को उसका हक, अधिकार और सम्मान वापस दिलाना और उत्तर प्रदेश का विकास करना। जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य समाज को धार्मिक और जातिगत आधार पर बांटना, जातिगत भेदभाव को बढ़ाना और अपनी झूठ, फूट और लूट की रणनीति पर कायम रहना। समाजवादी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में। तो ये जो इस टाइम में एसआईआर मुद्दे जो हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं, तो सर एसआईआर मुद्दे पर आपका क्या स्टैंड है? क्या केवल बीजेपी के लोग ही बीएलओ की हेल्प करें या आप लोग भी जमीनी स्तर पर बीएलओ की सहायता कर रहे हैं? सर इस पे आपकी क्या प्रभावी है? सर देखिए, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के अनुरोध के अनुसार हर विधानसभा क्षेत्र के एक एक बूथ पर अपने बीएलए नियुक्त किए हुए हैं। और ये तमाम समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स में भी आया है कि जो एसआईआर का पहला चरण चला,
उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग उतने सक्रिय नहीं रहे जितने समाजवादी पार्टी के लोग सक्रिय रहे। लेकिन मेरा मानना है कि ये SIR, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने सारी संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता को बुरी तरीके से प्रभावित करने का काम किया, और चुनाव आयोग को SIR कराने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, ना उसकी कोई आवश्यकता थी। और अभी तो एक बड़ा मुद्दा सामने आया है, आप लोगों ने कोई भी जानकारी में होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के भी चुनाव होने वाले हैं। ग्राम पंचायतों के चुनाव की जो मतदाता सूची तैयार हुई है, जो उसका ड्राफ्ट जारी हुआ है, उसके अनुसार 12 करोड़ 66 लाख मतदाता ग्राम पंचायतों में है उत्तर प्रदेश में। और SIR की जो कुल सूची जारी हुई है, तो मोटी मोटा अनुमान है कि उसमें 12 करोड़ 55 लाख पूरे प्रदेश में मतदाता, करीब करीब 3.5 से 4 करोड़ मतदाता नगरीय क्षेत्रों में है। तो राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव की तैयार की गई मतदाता सूची में 12 करोड़ 66 लाख मतदाता, और SIR के जरिए वो सूची जब तैयार हो रही है तो उसमें 12.55 लाख मतदाता है। 11 लाख मतदाता कहां से आए हैं? या तो एक सूची झूठी है या वो सूची झूठी है, दोनों ही चुनाव आयोग के ही प्रतिनिधि हैं। दूसरा, नगरीय क्षेत्रों के मतदाता कहां गए? तो हमारा यह मानना है कि SIR, हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि बगैर रचनात्मकता के राजनीति नपुंसक होती है, और बगैर संघर्ष और बगैर सत्ता के रचनात्मकता बांझ होती है। अगर खाली हम रचनात्मकता से काम लेंगे, समाज सेवा करेंगे और संघर्ष को और सत्ता को छोड़ देंगे, तो जनता के हित की नीतियां नहीं बना सकते। नीतियां बनती हैं सत्ता के द्वारा। तो इसलिए हम सत्ता प्राप्त के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, और जहां कहीं जनता को हमारी जरूरत है वहां अपनी समाज सेवा के द्वारा जनता को तत्कालिक राहत दिलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों एक ही चीज है। ये समझने की भूल है लोगों के कि राजनीति कुछ अलग है और समाज सेवा अलग है। समाज सेवा राजनीति का ही एक अंग है जो हर राजनीतिज्ञ को उसमें शामिल होना चाहिए। तो अभी आगामी जो चुनाव है जो आने वाला है सर, उसके लिए आपकी तैयारी चल रही है सर? कितना ज़्यादा तैयारी चल रही है? कि हम लोग तो 5 साल लगातार क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। हम लगातार क्षेत्र में पहले भी रहते थे, और हम ही नहीं, समाजवादी पार्टी के ज़्यादातर नेता और प्रत्याशी, विधायक, पूर्व विधायक अपने क्षेत्रों में लगातार दौरा करते रहते हैं, जनता से मिलते रहते हैं, और जनता के सुख दुख में शामिल भी होते हैं और उससे वाकिफ भी होते हैं, और जो उनकी तकलीफें होती हैं उनको दूर करने का यथासंभव प्रयत्न भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तैयारी कुछ अलग से नहीं करनी है। मंत्री ऐसे हैं, कई विधायक ऐसे हैं जिनके पिता भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे। ये परिवारवाद नहीं है। अभी हाल में 1-1.5 महीना हुआ होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के एक माननीय मंत्री जी के सुपुत्र का दौरा कार्यक्रम जिलाधिकारी को भेजा गया था। इससे बड़ी परिवारवाद की कोई मिसाल होगी कि मंत्री के पुत्र का दौरा कार्यक्रम, जिसकी कोई संवैधानिक स्थिति नहीं है, वो किसी जिलाधिकारी को भेजा जाए? बेशर्मी के साथ परिवारवाद को कायम करने का काम अगर किसी विचारधारा ने किया है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। भाजपा के सुशासन के दावों को आप किस तरह चुनौती देंगे इस टाइम सर? हमको चुनौती देने की जरूरत नहीं है। भाजपा के सुशासन के दावे की कलई खुल चुकी है। गौशालाएं बनी हुई हैं, चले जाइए 10-5 गौशालाओं की दौरा कराइए। गौशालाओं में छुट्टा पशुओं की क्या हालत है वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। किसान किस तरीके से बदहाल है और किस तरीके से त्राही त्राही कर रहा है वो पता चल जाएगा। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है वो आपको पता चल जाएगा। बेरोजगारी की क्या स्थिति वो आपको पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दरअसल हिटलर की उस विचारधारा पे चल रही है जिसमें उनके एक मंत्री ने कहा था कि एक झूठ को 100 बार दोहराओ तो सच साबित हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी बार बार सुशासन की बात, सुदृढ़ कानून व्यवस्था की बात, उत्तर प्रदेश के विकास की बात, इस तरीके के नाटक करके जनता के बीच में भ्रम फैलाना चाहती है। तो जनता
जमीनी स्तर पर जो लोग देख रहे हैं वो जानते हैं कि खाद के समय किसान को लाठी खानी पड़ रही है, जब सिंचाई का समय तो नहर में पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, तैयार फसलों को छुट्टा जानवर 100-100, 150-150 की तादाद में घुस करके खराब कर दे रहे हैं। किसान उससे परेशान है। किसान मंडी में अपना सामान बेचने या सरकारी क्रय केंद्रों पे अपना उपज बेचने जाता है, वहां दलालों का वर्चस्व है। तो ये सुशासन की सरकार है क्या? रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज लूट हो रहे हैं, ये सुशासन है क्या? सरकार रोज अखबारों में छपता है कि साहब किसी अपराधी के पैर में गोली मारी गई, जिसको हाफ एनकाउंटर का नाम दिया गया, और हर खबर में यह होता है कि उस अपराधी ने पुलिस पे गोली चलाई और पुलिस ने जवाब में गोली चलाई और उसके पैर में गोली लगी। जिस सरकार में अपराधी की यह हिम्मत हो कि पुलिस पर गोली चला दे, वो सरकार सुशासन का दावा करेगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ढपोर संख हैं। इस सरकार के दो काम हैं, घोषणा और जांच। घोषणा का पहला अक्षर और जांच का अंतिम अक्षर मिला दीजिए तो बन जाता है घोंचू। ये घोंचू सरकार है और झूठी सरकार है। इस सरकार का 3 फंडा है: झूठ, फूट और लूट। झूठ बोल करके फूट पैदा करना, फूट पैदा करके सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता प्राप्त करके लूट करना। यही इस सरकार की नीति है और यही इस सरकार का सिद्धांत है। 3 मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी विफलता सर आप बताएंगे? बेरोजगारी के मोर्चे पर हजारों नौजवान, आप जैसे नौजवान, आप लोग भी जानते होंगे, जो इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में रह करके कंपटीशन की तैयारियां कर रहे थे, अपने अपने घरों में सरकारी वैकेंसीज न निकलने के कारण आकर के खेती कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं। तो बेरोजगारी, इस सरकार ने किसानों को कोई राहत नहीं दी। छुट्टा जानवर, किसानों की बदहाली, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज थी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द लिखा हुआ। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया है। समाजवाद के उल्टा इनकी विचारधारा है। ये चंद पूंजीपतियों के हाथ में सारी संपत्ति को एकत्रित करना चाहते हैं, और उसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जिसमें पूंजीपति और बहुत बड़े व्यापारी लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और आम जनता गरीब से और ज्यादा गरीब होती जा रही है। आप सोच करके देखिए कि सरकार एक तरफ कहती कि हमने गरीबी दूर कर दी है, और दूसरी तरफ सरकार दावा करती कि हम 81 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलो अनाज दे रहे हैं। जिस देश में आबादी के 60% लोगों को 5 किलो राशन पाने के लिए हर महीने लाइन लगानी पड़ती हो, उस सरकार का गरीबी दूर करने का दावा कितना झूठा और कितना थोथा है। तो जो मैंने कहा है, लूट, झूठ और फूट की सरकार है और उसी पे कायम है। सर ये पार्टी की गुटबाजी को आप कैसे खत्म करेंगे? जैसे कि आजकल चल रहा है ना, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि आपस में ही समाजवादी नेता जो हैं वो गुटबाजी में हैं, तो आप इसको सर कैसे खत्म करेंगे? ये हमको लगता है सवाल आपने थोड़ा गलत कर लिया। ये सवाल आपको ये करना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी क्या स्थिति है। तो उनके प्रति भी पूर्ण सम्मान का भाव है, और जो उनकी निंदा, आलोचना या समीक्षा में अपनी कमियां मिलती हैं, उन कमियों को दूर करने का भी प्रयास किया जाता है और भविष्य में भी किया जाता रहेगा। सर अगर आज जनता अगर फैसला करे तो आप क्या बदलना चाहेंगे सर? मैं समझा नहीं सवाल का मतलब, मुझे थोड़ा स्पष्ट। सर जैसे होता है ना कि पुराने में कुछ ना कुछ गलतियां रही होंगी जिसलिए जनता आपको स्वीकार नहीं की, तो उस गलतियों को इस टाइम मतलब आप बदलना चाहेंगे, मतलब क्या बदलाव करेंगे उसमें? हर चीज राजनीति में कही नहीं जाती है। जी। राजनीति में जितना जरूरी है जाहिर होना है कि हमको क्या बोलना है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमको क्या नहीं बोलना है। तो जो गलतियां, कमियां या त्रुटियां रही हैं, वो सब दिमाग में है, और जब समय आएगा तो उन सारी चीजों को दुरुस्त करके एक ऐसा काम करने का प्रयास किया जाएगा
कि क्षेत्र का विकास भी हो और लोग किसी भी को भी कोई किसी तरीके का असंतोष न रहे। सर, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बैठी है जिसकी न मानसिकता तानाशाही की है और वो सरकार लोकतंत्र विरोधी है। प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। किसान की, मजदूर की, महिलाओं की, छात्रों की, बेरोजगारों की, व्यापारियों की, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों की भी समस्याओं से उस सरकार को कोई वास्ता नहीं है। ये तानाशाह, अलोकतांत्रिक और किसी एक व्यक्ति की सनक की सरकार है। इस सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में उचित जवाब देकर के अपने मतों के द्वारा उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं और समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। उत्तर प्रदेश का विकास सुनिश्चित तौर पर 2027 के बाद अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सर्वांगीण विकास उत्तर प्रदेश का होगा। तो जैसा कि आपने सर के मुख से सुना कि इनका आने वाले राजनीति में, आने वाले चुनाव में किस तरह का कार्य रहेगा, और मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे चैनल के द्वारा आप सब तक अपनी बातें पहुंचाई। और आगामी चुनाव के लिए इनकी जो भी तैयारी रही है वो सब आपको पता चल गया होगा। और मैं राजीव तिवारी, आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। अब फिर मिलेंगे किसी अन्य शख्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।